एक इंसान अपनी सोल जर्नी में ये लिखवा कर आया था कि उसे एक गंभीर बीमारी के थ्रू गुजरना होगा और फिर वो काइंडनेस और एम्पैथी सीखेगा। लेकिन क्या वो अर्थली रेल्म में आकर जो उसने डिसाइड किया था वहाँ पर एक लेसन के लिए, उसे वो चेंज कर सकता है? हमारी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं 49% उसका जेनेटिक कंट्रोल होता है और 51% उसका एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है। जिन लोगों की बिहेवियर के अंदर, लाइफ के अंदर ईगो था, एंगर था, प्यार नहीं था, पर्पस नहीं था लाइफ के अंदर, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं था, रिलेशंस में कॉर्डियलिटी नहीं थी, उनकी जेनेटिक एंजाइम टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है और उनका जो जीन लेंथ है, टेलोमियर लेंथ यानी डीएनए की लेंथ, वो कम होती जाती है। और ये कम होने के कारण उनकी बीमारियां फास्ट एक्सप्रेस करती हैं। एजिंग, डिप्रेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक। एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग में नहीं, केवल एक दिन के लिए अपने विचारों को स्वयं के प्रति, अपने लिए, अपने स्वयं के प्रति पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल बनाओ। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। डेस्टिनी क्या है? लोग डेस्टिनी बदलने की बात करते हैं, लेकिन डेस्टिनी वास्तव में है क्या? क्या होता है भाग्य? क्या आप अपनी सोल जर्नी को बदल सकते हैं? क्या आप अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं? और ये सब मैनिफेस्टेशन के थ्रू कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, पर एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि ब्रह्म कुमारी के साथ भी जुड़े हैं। आई वेलकम डॉक्टर मोहित गुप्ता। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो सर, जैसा कि हमने डेस्टिनी की बात की, आज हम डेस्टिनी, मैनिफेस्टेशन, सोल जर्नी, इन सब पर बात करने वाले हैं। तो डेस्टिनी वास्तव में है क्या? क्या ये सिर्फ हमारे पूर्व जन्मों से जो कर्म हमें मिला है वो है? लोग डेस्टिनी बदलने की बात करते हैं, पर एक्चुअली में डेस्टिनी क्या है? देखिए, बहुत मज़ेदार बात है, मैं आपको बताता हूँ। बैंक कभी हम जाते हैं और बैंक में हमारे लॉकर्स होते हैं। लॉकर्स में कितनी चाबियाँ होती हैं? हमेशा 2 चाबियाँ होती हैं। एक चाबी होगी आपके पास और एक चाबी होगी बैंकर के पास। पहली चाबी आप लगाते हैं और दूसरी चाबी कौन लगाता है? बैंकर लगाता है, तभी वो ताला खुल सकता है। उसके बिना वो ताला नहीं खुलेगा। इसी प्रकार जो हमारा अपना जीवन है, हमको भी परमात्मा ने 2 चाबियां दी हैं, लेकिन एक चाबी वो अपने पास रखता है, एक चाबी हमको देता है। पहली चाबी है वो कर्म की चाबी है। कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे, पावरफुल होंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चाबी यानी भाग्य को हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और वो चाबी जो है वो परमात्मा के पास होती है। डेस्टिनी कर्म श्रेष्ठ और अच्छे भाग्य का मैनिफेस्टेशन होता है। देखिए, अगर हमारा कर्म और हमारी सोच सकारात्मक है, पावरफुल है, तो हम अपने जीवन में असाध्य को भी साध्य, असंभव को भी संभव सहज रूप से कर सकते हैं। इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि जीवन में सब कुछ डिस्टाइंड है, तो मैं क्यों करूं? भाई, ये तो इसी तरह हुआ कि जैसे मेरे सामने अगर पानी का ग्लास रखा है या खाने की एक प्लेट रखी है, तो ये तो डिस्टाइंड है कि वो खाने की प्लेट का जो भोजन है, भोजन के समय में कहाँ जाएगा? वो मेरे पेट के अंदर ही जाएगा। लेकिन उसको अंदर ले जाने के लिए, यानी उस डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कर्म करना पड़ेगा। और वो कर्म क्या है? वो खाने का कर्म है। इसीलिए अक्सर लोग या तो भाग्य को कोसते हैं और कर्म नहीं प्रॉपर करते हैं। तो कर्म को करेंगे, कभी भाग्य को कोसेंगे, किसी का भाग्य बहुत अच्छा होगा, उनको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इन सबको सिंक्रनी में रन करने के लिए हमें अपनी माइंड पावर, अपने संकल्पों की शक्ति को बहुत पावरफुल रखना होता है। कर्म जो है वो हमारे संकल्पों का ही मैनिफेस्टेशन है। Whatever is manifesting outside, आप देखिए ना, it is first created inside. एग्जाम्पल लीजिए, आज मैं अगर आपके पास यहाँ पर हूँ, तो ये कब हुआ? जब ऑलरेडी ये मेरे मन में हो चुका था। लॉजिकल, आप यहाँ पर आई हैं तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी आप अपने मन में प्रोग्राम कर चुके थे कि आज मुझे वो जाना है। तो एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज हैपनिंग ट्वाइस। इट्स हैपनिंग ट्वाइस। फर्स्ट इट हैपन्स इनसाइड माई माइंड and then it happens actually outside. डेस्टिनी यही होती है।
जब आप अपने जीवन में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं, किसी भी चीज को हैपन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक पिक्चर कहाँ बनाना पड़ेगा? हमारे दिमाग में, मन में बनाना पड़ेगा। मन में बनाना पड़ेगा। केवल सोचने से, केवल चिल्लाने से, केवल फाइट करने से, केवल अलग अलग प्रकार की विद्याओं के पास जाने से हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो मिनिमल होगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन हमारी सोच, हमारे श्रेष्ठ बोल, हमारे कर्म हमारे भाग्य को भी परिवर्तित, उसकी चक्री को भी फिरा सकते हैं, हमारी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो क्या ये कहना सही होगा आपके इस डिस्क्रिप्शन के बाद कि हम हमारी सोल जर्नी को बदल सकते हैं, हम हमारी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं? मान लीजिए कि एक इंसान अपनी सोल जर्नी में ये लिखवा कर आया था कि उसे एक गंभीर बीमारी के थ्रू गुजरना होगा और फिर वो काइंडनेस और एम्पैथी सीखेगा, लेकिन क्या वो अर्थली रेल्म में आकर जो उसने डिसाइड किया था वहाँ पर एक लेसन के लिए, उसे वो चेंज कर सकता है? बहुत ही मजेदार बढ़िया क्वेश्चन आपने करा और एक ऐसी चिंगारी सी छोड़ी है आपने इस क्वेश्चन में। आपको जरूर इसका आंसर करूंगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये आप देखिए, अगर किसी के जीन्स के अंदर, किसी की लाइफ के अंदर, किसी के जेनेटिक मेकअप के अंदर ये प्रोग्रामिंग है कि भैया हार्ट अटैक तुम्हारी फैमिली में रन करता है, कैंसर तुम्हारी फैमिली में रन करता है, ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली में रन करती हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन सबको होता है, इस कारण से वो मुझे भी जरूर होना चाहिए, तो ये तो चिंता का विषय है। बिल्कुल। दैट मीन्स ये तो मेरी लाइफ ही खराब हो गई, मुझे ऊपर से ही सब खराब मिल गया। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे साइंस बताता हूँ, समझिए इसको। आज 14.5 मिलियन, ये स्टडीज में आपको कोट कर रहा हूँ, किड्स को, बच्चों के ऊपर, ट्विंस के ऊपर जब स्टडी की गई, उन्होंने देखा हमारी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं 49% उसका जेनेटिक कंट्रोल होता है और 51% उसका एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है। आप जानते हैं साइंस को क्या कहते हैं? इस साइंस को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, एपिजेनेटिक साइंस बड़ी सिंपल है, अभी सभी लोगों को बड़ा मजा आएगा सुनने में। ये ऐसा है कि मेरे अंदर एक जीन के अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि भाई इसको एंजाइटी, डिप्रेशन या हार्ट अटैक की जीन्स है। अब दो तरीके हैं उसको बदलने के, या तो मैं उसको अंदर जाके उस जीन के मेकअप को चेंज कर दूं, एक्चुअल चेंज कर दूं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए कोई रेडिएशन, कोई ऐसी फिनोमेना हो, कोई स्लाइसर्स हो, वो हो। दूसरा तरीका वो साइंस कहती है एपिजेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स अंदर, जीन अंदर है, एपी यानी उसके ऊपर, बाहर से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस आते हैं जो उस जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। यानी एक कमरे के अंदर पंखा है, वो पंखा बीमारी भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है। वो खुशी या बीमारी का पंखा है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? स्विच पे डिपेंड करेगा। अब एपिजेनेटिक्स कहता है उस स्विच को ऑन करना है या ऑफ करना है, ये आपके हाथ में है। इसलिए मजे की बात, खुशी की बात, आनंद की बात और आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को भी, अपनी इस प्रकार मैनिफेस्टेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। और ऐसे एपिजेनेटिक टूल्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स जो माना गया है, जिसमें अरोमा थेरेपी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के म्यूजिक थेरेपी है, लेकिन मेडिटेशन माना गया है, योग माना गया है, अच्छी सोच मानी गई है, स्ट्रेस फ्री लिविंग माना गया है, हेल्दी लाइफस्टाइल माना गया है। जब आपकी सोच, आपके संकल्प बदलते हैं तो आप अपने जीन्स को भी प्रॉपरली प्रोग्राम कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, बड़ी मज़े की बात, कि इसके ऊपर सबसे पहली स्टडी आप जानते हैं किसने की थी? डॉक्टर डीन ऑर्निश ने की थी। डॉक्टर डीन ऑर्निश एक बड़े फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है, इन्होंने किताब भी लिखी हुई है। 2008 में इन्होंने बड़ी मज़ेदार स्टडी की और जो आपके प्रश्न का साइंटिफिक उत्तर दोगा, ऐसा नहीं कि मैंने कहा, आपको मज़ा आएगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को ले लिया। वो प्रोस्टेट कैंसर जो लोग इलाज के लिए प्रैक्टिकली रेडी नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने स्ट्रेस फ्री लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाया। मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाया। केवल 3 महीने के अंदर जब उन्होंने इनको एनालाइज किया एज कंपेयर टू जो कंट्रोल पॉपुलेशन थी, आपको जानकर हैरानी होगी रंगोली, उन लोगों की जो कैंसर कॉजिंग जीन थी वो डाउन रेगुलेट हो गई, यानी वो स्विच ऑफ हो गई। उन लोगों की जो प्रोटीन बिल्डिंग जीन थी ZNF250 वो अप रेगुलेट हो गई।
कहानी यहाँ पर नहीं रुकी, कहानी आगे गई कि उन्होंने देखा 500 से भी ज़्यादा जीन्स का जो एक्सप्रेशन था बॉडी के अंदर वो चेंज हो गया, और जितनी भी बॉडी की कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो ग्रेजुअली हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप में डाउन रेगुलेट होती चली गई। इसका मतलब क्या है? हम अपनी सोच, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जीज के द्वारा अपनी जीन्स को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात लगी। और इसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई इसी चीज़ को लेकर, जिसके बाद हमने अपने लैब्स के अंदर इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करना, इसको हमने आरंभ किया। और आप कहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा उसके बारे में। बिल्कुल। तो सर, इससे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने जो सोल पाथ में जो चीज़ चुनी थी, मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बीमारी का ही, कि ये बीमारी चुनी थी क्योंकि ये लेसन मुझे लेना था, तो फिर अगर मैंने वो पाथ ही चेंज कर दिया तो मैं वो लेसन कैसे सीखूंगी? देखिए, कष्ट भोगना, हाँ, ये सिचुएशन का आना, ये एक बात है, लेकिन अगर वो सिचुएशन के बाद मुझे उतना ही ग्रीवियंस या उतना ही ग्रीफ को करना पड़ेगा, तो फिर हमारी कर्मा फिलॉसफी जो है वो बिल्कुल ही ऑल्टर हो जाएगी। कर्मा फिलॉसफी कहती है कि अगर आपने कोई कर्म किया है तो दैट हैज़ टू कम बैक टू यू, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर कैसे आएगी? अगर आप अपने माइंडसेट, अपनी सोच, अपने संकल्प, अपने लाइफ के अंदर रिग्रेट को लाकर उस चीज़ को चेंज करते हो एनर्जीज को, तो उसकी मैनिफेस्टेशन सिग्निफिकेंटली कम भी हो सकती है, उसको आप डाइल्यूट भी कर सकते हो, उसको कहीं कहीं सिचुएशंस में आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये योग की शक्ति है, ये मेडिटेशन की शक्ति है। तो थिंग्स आर देयर, हम उसको चूज नहीं करते, ये हमारे अकाउंट्स और रिकॉर्डिंग्स है जो हम कैरी कर रहे हैं। लेकिन उन अकाउंट्स और रिकॉर्डिंग्स को जब हम कैरी करते हैं तो वो जीन्स अगर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी होंगी, उनको हम अपने सोच और संकल्पों के द्वारा, अपने पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, अपनी एनर्जीज के द्वारा, अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। आप देखो ना, अगर किसी से कोई गलती हुई, गलती का उसको कोई ना कोई फल मिलना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति ऑन पाथ ऑफ रिफॉर्मेशन है, ऑन पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दिल से वो मन से परिवर्तन करना चाहता है, उसके बाद भी हम उसको ये कहें कि भाई तेरे को उतनी ही उसी प्रकार से सजा मिलेगी एज कंपेयर टू वो व्यक्ति जिसके मन में बिल्कुल भी रिपेंटेंस नहीं है, तो एक कर्म फिलॉसफी हुई या नहीं हुई? है इनएप्रोप्रिएट हो गया ना। दोनों ने सेम चीज किया, एक के मन में कोई रिग्रेट और कोई ग्रीफ नहीं है, उसको उसका फल मिल रहा है। एक ने कर्म किया, उसने उस पर रिग्रेट किया, अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, फॉरगिवनेस को लिया, दूसरे से क्षमा मांगी, अपने पैटर्न्स को चेंज किया। नेचुरली क्या होगा? गवर्नमेंट एंड नेचुरल लॉस कहते हैं, यानी हमारे जो जीन्स के लॉ, हमारे स्पिरिचुअल लॉस कहते हैं, उसके अंदर वो चेंज हो जाता है। यही भाग्य है, यही भाग्य है कि आप अपनी सोच, तभी लोग कहते हैं ना कैसे चेंज हो जाएगा। ज्योतिषी विद्या के अंदर अंगूठियां पहनाते हैं, अलाइन करते हैं, ये अलाइनमेंट है क्या? ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं ये है क्या? एक बहुत बड़े ज्योतिषी से मैं मिला और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके भाग्य में जो उस समय लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने कहा आपने तो हमारी वो जन्मपत्री बना ली थी। कहते वो जन्मपत्री उस समय बनी थी जिस समय आपके वो नए कर्म नहीं आए थे। जब आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशंस होने वाली थी, जो जन्मपत्री आज से 20 साल पास्ट लाइफ की बनी थी या उस समय। लेकिन अब आज अगर आप एक मार्ग को चूज करते हो और कहते हो नहीं अब मुझे मॉडिफाई चेंज करना है, तो क्या मेरा भाग्य चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाग्य चेंज, इट विल मैनिफेस्ट। इसीलिए हमारे संकल्पों की शक्ति के द्वारा ये चीजें भी चेंज हो सकती हैं। मैं आपसे शेयर करूं एक बहुत वंडरफुल स्टोरी। ये ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमारे एक्सपेरिमेंट्स को भी दिखलाती है और आपको आनंद आएगा सुन के कि किस प्रकार से हमारे रिलेशंस हमारी लाइफ में कंप्लीटली हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये कहानी 2018 की है और बात मैं ऑपरेट करके सैटरडे का दिन था, मैं जाने वाला था शाम को 9:30 बजे, पूरे दिन थकान के बाद एक 22 साल का यंग लड़का आप मेरे हॉस्पिटल में लाया गया, कैथ लैब में, ब्रॉट डेड, मैसिव कार्डियक अरेस्ट, पल्सलेस, बीपीलेस, ईसीजी फ्लैट लाइन। और उसको मुझे कहा डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना है। 22 साल का लड़का, हार्ट अटैक आप जनरली नहीं देखते हैं टिपिकली। मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, करना क्या है? उन्होंने कहा जो भी आप करिए। हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया, रिससिटेट किया, 1.5 घंटा मेहनत की, आर्टरीज को एंजियोग्राफ किया, सब ब्लॉक था। जैसे तैसे हमने उसको रिपेयर करके 50-60 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर अचीव किया और उसको आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया। उम्मीद नहीं थी बचेगा, लेकिन दिल से आवाज़ थी कि शायद ये बाहर आ जाए।
नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पे गया, आपको विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी बैठा हुआ था, उसका ईसीजी बिल्कुल रिकवर्ड था, हीमोडायनेमिक स्टेबल थी, सब बहुत खुश थे। मुझे पता था जान बच चुकी है, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। लेकिन चिंता मेरे मन में ये थी कि इस 22 साल के लड़के को अटैक क्यों हुआ है। जीन्स चल रही थी ना, मैनिफेस्टेशन चल रही थी ना, उसको फैमिली हिस्ट्री थी, ना स्मोकिंग, ना डायबिटीज़, ना हाइपरटेंशन, ना लिपिड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी हुआ। मैंने कहा मुझे बात करनी चाहिए, आई मस्ट टॉक। इसकी मैरिड था 2 साल से, 4 महीने की बच्ची थी, मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा भाई, इसके फादर मुझे अलग लेके गए क्योंकि वेंटिलेटर पे था। मैंने कहा इसकी वाइफ को बुलाओ और मुझे उससे बात करनी है। कहते हैं सर वो नहीं आएगी, जो बात करनी है हमसे करो। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगी? कहते हैं सर दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। मैंने कहा डाइवोर्स? कहते यस, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, 2 साल से मैरिड है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि आप उनको फ़ोन करो, मैं बात करना चाहता हूँ। और फिर 1.5 घंटे बाद वो लड़की वहाँ पर आई, 4 महीने की प्यारी सी बच्ची को लेकर आई। दोनों को मैंने कमरे में बिठाया और मैंने उनसे बात करनी आरम्भ की। और सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। मैंने उनसे कहा क्या गड़बड़ चल रही है तुम्हारी लाइफ में? कहता है सर हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, हमें घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरा अपना घर हमारा है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया। हमारे आपस में एक दूसरे से वंडरफुल रिलेशंस नहीं थे, हमें टाइम ही नहीं था हम बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की इमोशंस को समझें, हमें टाइम ही नहीं था। हम केवल धन कमाते गए, सामान कमाते गए, भागते गए सक्सेस के पीछे। अब हमें लगा हम वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। ये दोनों 22 साल के थे? दोनों 22-21, 1 साल का डिफरेंस रहा होगा, मैंने कभी पूछा नहीं, जो भी रहा होगा। इमेजिन करिए, मैंने उन्हें कोई काउंसलिंग दी, मैंने उन्हें कहा परफेक्ट, आप केवल एक काम करोगे? कहते हैं हाँ। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए, 1 महीने का टाइम बचा है, रोज रात को साथ बैठकर भोजन खाना आरंभ करो। नो मोबाइल फोन, नो टेलीविजन, नो इंटरनेट, नथिंग, नो, सिर्फ ई फ्री भोजन। बैठो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, बातें करो, अपने जीवन को भी देखना, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम सभी को अपने जीवन को देखना है कि किस तरह हमारा जीवन चलता है। कहते हैं इस तरह आपको बैठना है और आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। कहते हैं हम जरूर करेंगे सर। मैंने कहा आधा घंटा लड़ो, एक दूसरे की बातों को सुनो, लेकिन आर्ग्यू मत करना, एक्सेप्ट करो एक दूसरे को। और दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली, तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद छुट्टी कर दूंगा, एक शर्त पे देखूंगा ओपीडी के अंदर, जब तुम उसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आओगे। वो कहती है सर, मैंने कहा 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद तो तुम सेपरेट हो जाओगे। कहते हैं ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो 1 महीने के लिए मैं कर दूंगी 4 विजिट्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरी ओपीडी में आने लगे। छुट्टी करी मैंने, पहले वीक आए, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, 4 महीने 4 साल में बदले। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई। वो आज भी मेरे पास आते हैं और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। लिखवा के क्या लाए थे और हुआ क्या? तब मैंने अपने हॉस्पिटल में ऐसे 150 मरीजों को इकट्ठा किया जिनको यंग हार्ट अटैक था, यानी 18 से 35 साल की उम्र थी। मैंने उनके, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, उनके ब्लड सैंपल को खींचा और उनके स्ट्रेस को मेजर किया, यानी तनाव उनकी लाइफ में कितना है उसको मेजर किया। ब्लड सैंपल को खींच के मैंने उनकी डीएनए यानी जेनेटिक एज को मेजर किया, यानी उनकी जीन्स कितनी ओल्ड है। शरीर की उम्र तो 18 से 35 साल, लेकिन जीन्स के एज को मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे? उन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 साल, लेकिन उन बच्चों की जेनेटिक एज थी 60 से 90 साल के बुजुर्ग के बराबर। नाउ यू इमेजिन, लिखवा के क्या ला रहे हैं? आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर रहा हूँ, लिखवा के क्या ला रहे हैं, हो क्यों रहा है? मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? 18 साल के बच्चे में आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा होने के लिए? जब हमने देखा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हमने फर्दर एनालाइज किया, 92 to 98% के अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो हमने क्वेश्चन से देखा, एंगर, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपस में रिलेशंस ना प्रॉपर होना, ईगो से ड्राइव होना, ऐसे उनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन थी 98% के अंदर, सिवियर लेवल, मॉडरेट टू सिवियर लेवल। फिर आप कहेंगे डॉक्टर मोहित स्ट्रेस तो नॉर्मल है, सबके पास होता है, इसका मतलब जीन्स पे असर आएगा। फिर अब सुनिए हमने क्या किया, हमने देखा जिन लोगों की बिहेवियर के अंदर, लाइफ के अंदर ईगो था, एंगर था, प्यार नहीं था, पर्पस नहीं था लाइफ के अंदर, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं था, रिलेशंस में कॉर्डियलिटी नहीं थी, उनकी जेनेटिक एंजाइम टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है और उनका जो जीन लेंथ है, टेलोमियर लेंथ यानी डीएनए की लेंथ, वो कम होती जाती है। और ये कम होने के कारण उनकी बीमारियां फास्ट एक्सप्रेस करती हैं, एजिंग, डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, अल्जाइमर्स, जो आज भारतवर्ष में 10-10 साल, एक डेकेड पहले आज हो रही है। दैट इज द आंसर।
गुड न्यूज़, जिन लोगों के जीवन के अंदर प्यार है, मेडिटेशन है, लव, एक्सपेक्शन, ग्रैटिट्यूड है, रिलेशंस में कॉर्डियलिटी है, एक्सरसाइज है, दे आर हैविंग अ फुलफिलिंग रिलेशन, उन लोगों का टेलोमरेज एंजाइम बढ़ता है और उनकी जेनेटिक लेंथ बरकरार रहती है। गुड न्यूज़ इज दिस इज रिवर्सिबल। और आज हम अपनी लैब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम मेडिटेशन, हम जीनोमिक्स को यूज़ करते हुए आप जैसे लोगों के अंदर, सब लोगों के अंदर उनकी जीन्स की एजिंग को भी रिवर्स कर रहे हैं। दिस साइंटिफिकली प्रूव्स कि व्हेन यू चेंज योर लाइफस्टाइल, जब आप अपने संकल्प, अपनी सोच को चेंज करते हैं, आप अपनी जीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट मोर एविडेंस डू वी वांट? दिस इज वेयर वी आर वर्किंग। तो भाग्य हम लिखवा कर ला रहे हैं, लेकिन द चॉइसेस दैट आई एम मेकिंग टुडे, द चॉइसेस जो मैं आज, आप और मैं एक चूज करते हैं, एवरी मोमेंट इज अ चॉइस। उस चॉइस के अंदर हम लोग कोई ना कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे। उस चॉइसेस को जब हम प्रॉपर लेते हैं, हम अपने डीएनए को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अर्थात अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, मैं अपने भाग्य को भी चेंज कर सकता हूँ। वाह। तो सर ये कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है। जिस तरह से हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं वही हमारी लाइफ में आ रहा है। तो इसी से हम मैनिफेस्टेशन पर बात करते हैं। आपका क्या मानना है मैनिफेस्टेशन पे? देखिए, विचारों की जो शक्ति, आपने बिल्कुल सही वर्ड बोला कि पावर ऑफ थिंकिंग नहीं, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमारी दिशा को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है। विचार तो हमारे मन में आने ही है। एक नॉर्मल व्यक्ति, आप समझें, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन के अंदर 50 से 70 हज़ार संकल्प जनरेट करता है। दिस इज अ टिपिकल माइंड। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडीज हुई हैं, उसने ये शो किया है। अब आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि उन 50 to 70,000 थॉट्स में 95% हमारे विचार वेस्ट, नेगेटिव, रिपीटेटिव और यूजलेस होते हैं। ये साइंस बताती है। यानी केवल 5 से 10% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं। अब आप बताइए भाई, अगर कोई फैक्ट्री में से 100 प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उनमें से 95 वेस्ट, यूजलेस, नेगेटिव और पर्पसलेस हैं, आप उसको पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे क्या यूजलेस फैक्ट्री है भाई, कम से कम एटलीस्ट अच्छे विचार तो निकाले। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो हम सोचते हैं वो 5% विचार हमारे जीवन में हमको व्यवहार देते हैं। The way you are thinking is the way you are behaving. और जिस तरह आप बिहेव करते हैं, जो आपका व्यवहार होता है, वो आपकी भावनाओं, आपकी फीलिंग्स को डिटरमिन करता है। और आपकी फीलिंग्स आपके फिजिकल रिएक्शंस को भी क्रिएट करता है। इसीलिए जो भी आप सोचेंगे वो आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करने लग जाएगा। उसमें केवल एक कैटलिस्ट और एक कैच है, वो है आपका बिलीफ कितना है आपके विचार में, आपका उसके ऊपर विश्वास कितना है। हाउ पावरफुली यू आर बिलीविंग ऑन योर थॉट। किसी भी चीज़ में आपका विश्वास नहीं है तो आप कितना भी पावरफुल थॉट निकालें, वो यूजलेस है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब गाड़ी के अंदर शक्ति कब आएगी? जब उसके अंदर विश्वास का पेट्रोल जाता है, जब उसके अंदर सोच, फेथ है। फेथ जब उसके अंदर जाएगा कि मेरे जीवन में ये होना ही है, मैं उसको मान लेता हूं, वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करता है। और मैं आपको इसके पीछे अपनी स्टोरी भी सुनाता हूं और आपको इसके पीछे साइंस भी बताता हूं। आपको आनंद आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप कैसे समझते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है। वो कहते हैं सर हम सोचते हैं, हो नहीं पाता है, हम कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पाते हैं, हमने पूरा एफर्ट लगाया लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग, बहुत सारे लोग, रोज मेल्स आती है मेरे को, हजारों। और यही प्रश्न सबका है कि सक्सेस मैं कोशिश कर रहा हूँ, 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट मैं कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। एंड सर हमारे यूजर्स भी होंगे, वो बहुत बार हमें कमेंट सेक्शन में बताते भी हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज करते हैं बट फिर भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कुछ तो इनर रीजन होगा इसका बहुत बड़ा कि वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम मैनिफेस्ट ना कर सकें। बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल और प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे जीवन में बचपन से मेरे साथ रही है। और ये बात थी 2001 की, जब मैं अमेरिका से आया था और मैं कार्डियोलॉजी के लिए पढ़ाई पढ़ रहा था। उस समय फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल होता था किसी का कार्डियोलॉजी में सिलेक्शन होना। मेरे टीचर्स और सीनियर्स एग्ज़ाम दे रहे थे और वापस आने का एक कारण था कि मुझे दिल्ली में ही अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और दूसरा मुझे दिल्ली से ही पढ़ाई करनी थी। नेचुरली अगर मुझे रहना है तो इस इंस्टीट्यूट में जिसमें मुझे क्लियर करना था 5 सीटें होती थी।
अब एक अटेम्प्ट 5 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं, लोग इसके लिए कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं और मैंने कहा भाई मुश्किल है इसको होना, मैं तो नहीं है तो मैं फिजिशियन की तरह प्रैक्टिस कर लूँगा। और मेरी मदर पॉजिटिव लेडी है, उन्होंने कहा इधर आओ बेटा, कितनी सीटें हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा जी 5 सीटें हैं उस इंस्टीट्यूट में। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो ऑफकोर्स एक ही चाहिए। अब नेचुरल सा क्वेश्चन है, 5 में से मुझे एक चाहिए। उन्होंने कहा 4 को हटाओ, एक पर फोकस करो, ऊपर से कोई नहीं करता, तुम जैसे लोग ही इसको करते हैं। और ये बात मुझे पसंद आई, वो हमेशा कहते हैं आप जैसे लोग ही करेंगे इसको और कोई नहीं करेगा। और मैं अंदर गया, मैंने लिखा कि भाई ये एक सीट मेरे लिए है, किताब पर भी लिखा, अपने सामने भी चिपका लिया, एक सीट मेरे लिए है। और मैंने 19 विजुअलाइज उसको, और 19 जुलाई से मैंने पढ़ाई आरंभ की। 2002 9 फरवरी को एग्जाम था, सैटरडे का दिन, 3 घंटे का एग्जाम, 100 क्वेश्चन का पेपर देकर मैं बाहर निकला 9:30 से 12:30। बाहर निकल कर एज यूजुअल सबसे डिस्कस कर रहा हूँ क्या आंसर है, क्या आंसर है, कोई बात करने को ज़्यादा राजी नहीं। और उनका यही कहना था तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तुम जाओ, शाम को तुम्हें पेपर भेज देंगे विद आंसर्स, ताकि तुम बेटर परफॉर्म कर पाओ अगले साल। और मुझे ये बात अंदर से थोड़ी सी हर्ट करी, बट मैं चला गया। और मैंने अब दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना था, मैंने 15 दिन रिजल्ट की वेट की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा रैंक जो कंट्री में था वो फर्स्ट आया। मेरी परसेंटाइल 95% थी और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 78, 77, 78 एंड 70। अब लोग कहते हैं ये मैजिक था और मैं कहता हूँ ये मैनिफेस्टेशन थी। उस 5 महीने के अंदर मैंने ये संकल्प ही अंदर नहीं आने दिया कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूं। मैं ऑलरेडी बिलीव कर रहा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन चुका हूं। आई एम ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन मींस अजम्पशन से भी ऊपर एज्यूम दैट अ विश इज फुलफिल्ड से ज्यादा मैनिफेस्ट इट इन योर लाइफ। और उस मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करने के कारण, जिसको हम कहते हैं ना, जब आप संकल्प और लक्ष्य को आपस में चिपका देते हो और धैर्यता से, कंसिस्टेंसी से आप उसकी तरफ अग्रसर होते हो, बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का ताला लगा लेते हो, तो प्रकृति और परमात्मा भी बाध्य हो जाता है कि वो सक्सेस आपकी तरफ लेकर आए। अब इसमें 3 बातें हैं, आपका लक्ष्य और आपके संकल्प, इन दोनों को आपस में चिपकाया है या नहीं, पहले ये चेक करो। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शंस। कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपने ही मन के डिस्ट्रैक्शंस, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, अभी तक तो हुआ नहीं, बहुत चैलेंजिंग लगता है, तो आपकी सक्सेस आपसे दूर हो जाती है। दूसरा कंसिस्टेंसी, शोइंग अप एवरी डे, उसको लगातार करना, कंसिस्टेंटली करना। और तीसरा विश्वास रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होकर ही रहेगा, इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूं। जब आपकी इतनी पावरफुल सोच होती है और लोगों की बातों की तरफ आप डेफ ईयर सुनते हो, लोग तो ताली बजाएंगे, लोग तो बोलेंगे, उनका काम ही है बोलना, लोगों की सिचुएशंस भी यही बोलेंगी, नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, ये नहीं कर पाएगा। हजारों लोग सोच भी रहे होंगे, बोलेंगे नहीं, तो वो एनर्जीज आएंगी। लेकिन जब मैं अपने अराउंड एक इम्यून सिस्टम बना लेता हूँ, एक बाहर ऐसा कवर बना लेता हूँ, मुझे लोगों की बात नहीं सुनाई देती, सक्सेस आपके पीछे आकर ही रहेगी, ये रूल है। और इस आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, इसके पीछे साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करती है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये कैसे हमारी लाइफ में काम करती है। इसके लिए हमें जादू, सबको पसंद है ना, अपने ब्रेन को हमें जादू की तरह उसको झांसा देके फंसाना होता है। तो डॉक्टर मोहित, अब इसके पीछे हमें जादू बताइए। जैसा आपने बात की, हमारे यूजर्स भी जानना चाहेंगे कि हमारे ब्रेन को वो झांसा कैसे देना है, अज्यूम करने के लिए कि ये ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, उस अजम्पशन में रहना कैसे। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग ये कहेंगे डॉक्टर मोहित आपके लिए तो हो गया, हाँ, या किसी और के लिए तो हो गया, लेकिन हर एक के लिए तो नहीं हो सकता, तो मैं अपने लिए कैसे मैनिफेस्ट करूं। देखो, बड़ी मजेदार बात है, कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए हमारा ब्रेन काम करता है। अब ब्रेन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको बड़े सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमारा ब्रेन का जो पहला सेंटर है वो है हमारा इमोशनल सेंटर। इमोशनल सेंटर यानी वो सेंटर जहाँ से हमारे इमोशंस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी चिंता, अनसर्टेनिटी, होगा या नहीं होगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो जनरेट करेगा इमोशनल सेंटर, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, या जिसको हम लोग एमिगडाला बोलते हैं, जिसको आप लोग जानते भी हैं कि इमोशनल सेंटर है। जो एक्चुअल काम करने वाला इवॉल्व ब्रेन है, नया ब्रेन है, रैशनल थिंकिंग वाला ब्रेन है, वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो हमारा आगे वाला फ्रंटल ब्रेन है। अब होता क्या है, जब हम कोई भी कार्य को करना चाहते हैं तो आप समझो उसमें क्या होगा। जैसे ही हम कहेंगे कि मुझे इस कार्य को अचीव करना है, तो अंदर से आवाज आएगी, कर लो, लेकिन मुश्किल है, डिफिकल्ट है, चांसेस कम है, एक बारी में लोग कर नहीं पाते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी तक तो कोई कर नहीं पाया है, मुश्किल ही कुछ लोग कर पाते हैं। यानी
होने से ही पहले मेरे लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल सेंटर में सिग्नल्स तेजी से जाते हैं, और वो बैठा ही इसलिए होता है, वो थ्रेट्स को, डर को बहुत पावरफुल तरीके से परसीव करता है। ब्रेन की एक आदत है, वो हर सिचुएशन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, वो ढूंढता रहता है, वो थ्रेट्स को ढूंढता है, और उस थ्रेट्स को ढूंढने के कारण हमारे इमोशनल सेंटर पावरफुली जनरेट करता है नेगेटिव इमोशंस को। अब जैसे ही ये नेगेटिव इमोशंस हमारे ब्रेन से जनरेट होते हैं, इनका काम बहुत सिंपल होता है, ये जाके हमारी फ्रंटल ब्रेन यानी सोचने और समझने और एक्चुअल कार्य करने वाले ब्रेन को क्लाउड कर देते हैं, जिसको क्लाउडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस जब हमारी क्लाउड हो जाती है तो हमारा वो कार्य करते हुए उसके प्रति हम अगर 100 एफर्ट देंगे तो क्या होगा, हमारा फोकस प्रॉपर नहीं बन पाता क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्शन जाएगी, हमारा अटेंशन प्रॉपर नहीं बन पाता क्योंकि बार बार वो नेगेटिव चीज की तरफ जाएगा, और इस कारण हमारा अचीवमेंट, हमारी सक्सेस हमसे दूर चली जाती है। अब मैं आपको बताता हूं अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन के पास ऑप्शन है। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आप देखिए रंगोली, जब आप होटल में खाना खाने जाती हैं तो होटल में खाना खाने के वक्त आपको क्या मिलता है हाथ में, सबसे पहले मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड देख के कभी कभी आपको लगता है बहुत सारी चीजें, आप कंफ्यूज हो जाती हैं, होता है या नहीं होता? उस कंफ्यूजन में आप 10 मिनट 15 मिनट भी निकाल देंगी, कई बार परेशान भी हो जाएंगी, फिर थक के 1-2 चीजें ऑर्डर कर देंगी, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप एक स्पिरिचुअल जगह पर यानी एक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे पर आप भोजन खाने जाती हैं, प्रसाद खाने जाती हैं या लंच करने जाती हैं, वहाँ पर जब आप बैठती हैं आपको कभी भी संकल्प आता है कि मेरे पास कोई मेन्यू कार्ड आएगा, कोई चीज़ आएगा? होता है नहीं होता? नहीं होगा। आप निश्चिंत हैं कि जो भी आएगा अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ब्रेन के अंदर, तो इसलिए आप बिल्कुल काम होते हैं। भगवान के पास जब हम पूजा करने जाते हैं या हम भगवान को कुछ कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हो जाएगा, चिंता मत करो, मैंने कह दिया है। किसी को अप्रोच लगाएंगे तो क्या कहेंगे, चिंता मत करो, मैंने कह दिया है, सब हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। इसीलिए ट्रिकिंग योर ब्रेन अर्थात अपने इमोशनल सेंटर को पहले ही लाइफ में मैनिफेस्ट कर दो कि सब हुआ पड़ा है, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग इन माई लाइफ, मैं बन चुका हूं। वो अनसर्टेनिटी जो है उसको समाप्त कर दो। जब ब्रेन के अंदर इमोशनल सेंटर रिलैक्स हो जाता है, उसको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा फेल होने का, उसको आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस जनरेट करने के चांस ही नहीं दोगे, तो हमारा कंप्लीट फोकस, कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट थॉट प्रोसेस हमारा फ्रंटल ब्रेन की तरफ जाता है, और फ्रंटल ब्रेन का काम होता है उसके लिए ब्लूप्रिंट को तैयार करना। जब वो अनडिस्टर्ब ब्लूप्रिंट तैयार करता है, नेचुरली उसकी सोचने समझने की शक्ति पावरफुल होती है, और उस चीज़ को वो लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट करने लग जाता है। उसका फोकस बढ़ेगा, उसकी प्लानिंग बढ़ेगी, और अपनी तरफ सक्सेस हम नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए अनसर्टेनिटी, फियर, भय, चिंता, कल क्या होगा, इन थॉट्स को काम डाउन कर दो। सबसे पहले रिलैक्स होकर कुछ पल साइलेंस में, इट्स फाइन, सब बढ़िया है, होकर ही रहेगा, मुझे करना नहीं है, ये हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूं। और इजी बुद्धि के साथ प्लानिंग करो, बाहर फुल स्टॉप लगाओ, यू सी योर सक्सेस विल 99.9% ऑफ द टाइम्स आपके पीछे आएगी। केवल हमारी ही सोच, हमारे विचार, कमजोर विचार ही हमारी सक्सेस को, वही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनते हैं हमें अचीव करने के लिए। ये मैनिफेस्टेशन है, इसके पीछे कुछ भी नहीं, इसको आप अट्रैक्शन कह लीजिए। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। बिलीव इज द की, विश्वास अपने ऊपर करना। पर ABR फिनोमेना क्या है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो ये कहता है, आस्क, मांगो, विश्वास रखो। जब मांगोगे और विश्वास रखोगे तो सक्सेस को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करोगे। मैनिफेस्टेशन करती है, हो चुकी है आपकी लाइफ के अंदर, डोंट वरी, नथिंग इज बैड इज गोइंग टू हैपन। लेकिन हम हो कह तो रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो पाएगा। वो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग जब ब्रेन के अंदर आती है तो वो एक संकल्प से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो हमारी रैशनल थिंकिंग को खत्म कर देती है, और हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। सर, अगर अब हमने मैनिफेस्ट कर लिया है, हमने वो जॉब ले ली है जो हमें चाहिए थी, हमने वो करियर बना लिया है, हमने बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली है, वो इंसान भी हमें मिल गया है जो हमें चाहिए था, इन सब के बाद, ये सब अचीव करने के बाद, मैनिफेस्ट करने के बाद हम्बल कैसे रहें? लोगों को जब मिल जाती हैं चीज़ें तो उन्हें संभालना नहीं आता है, तो हमारी मैनिफेस्टेशन को संभालना कैसे, ये भी आप हमारे यूजर्स को बताइए।
देखिए रंगोली जी, बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि भगवान मुझे किसी ऐसी कुर्सी पे मत बिठाना जिसमें पाँव जमीन पर ना लगते हो, इजंट इट? तो सक्सेस लाइफ में चीजों का आना ये नेचुरल है, लेकिन जब हमारा उनके साथ अटैचमेंट होता है, जब हमारा उनके साथ एक अलग प्रकार का लगाव होता है, यानी हम अपनी खुशी, अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को बिलीव करते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में आनंद है, तो हम अपनी ह्यूमिलिटी को खो देते हैं। सर पर कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है, इसीलिए तो हम उन्हें डिजायर करते तो हैं। बिल्कुल आपने देखिए बात बिल्कुल ठीक बोली। सक्सेस हमारे पास आ रही है, सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, इसको हैंडल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपने अस्तित्व, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी रूट्स को ध्यान में रखना। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं अगर आप अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपके पास जो आप चाहते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ आपके पास है, इसमें कहीं पर कोई भी चैलेंज नहीं है। लेकिन आप अपनी खुशी, अपने अस्तित्व को उस पर आधारित करेंगे, आप अपनी ह्यूमिलिटी को खो जाएंगे, क्योंकि जब भी वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, वो व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति आपसे दूर जाएगी, आपकी लाइफ में आपके मन पर स्क्रैच आएगा और आपके अंदर से क्रोध और इरिटेशन की उत्पत्ति होगी। इसलिए मेंटेनिंग एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल से शो करता हूं। देखिए प्रॉब्लम कहां पर हमारे साथ होती है। सपोज ये एक किताब है, मैं आपको बोलता हूं ये मोबाइल नहीं, ये किताब है। इस किताब को मैं कहता हूं कि आप इसको पढ़िए, और पढ़ने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका, ये किताब मैंने आपको दी और आपकी आंखों के पास ऐसे रख दी। आप पढ़ पाएंगे या नहीं, आंसर करिए, यस और नो। नो। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब मैंने ये किताब ली, इस किताब को लेके आपकी तरफ से मैंने ऐसे रख दिया, पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? ऑब्वियसली नो। ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएंगे, आप इसकी दूर से नहीं पढ़ पाएंगे। और अब मैं आपको कहता हूं कि इस किताब को आप ऐसे रखिए, आप पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? यस। दिस इज अटैचमेंट, दिस इज डिसोसिएशन, एंड दिस इज डिटैचमेंट। वाओ। डिटैचमेंट इज एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। यस। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, जहां डिटैचमेंट है वहां ह्यूमिलिटी है। आप अपने एप्रोप्रिएट डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। इट्स लाइक आईपीएल चल रहा है भाई, इसका थर्ड अंपायर की तरह है। उस सिचुएशन में आप हैं, लेकिन जब आप डिस्टेंस होकर उसी परिस्थिति को या उस सिचुएशन को देखते हैं, हर एंगल से आप देखते हैं, इस व्यू से, उस व्यू से, ऐसे व्यू से, वैसे व्यू से, तो आपका डिसीजन क्या होगा? परफेक्ट होगा। यही थर्ड अंपायर की तरह काम करना है हमको। लाइफ में सारी चीज़ों को आने दीजिए, अच्छी चीज़ों को पहनने में, अच्छे कपड़ों को पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने अपने अच्छे कपड़े पर अटैचमेंट रखा क्योंकि मेरी शर्ट बहुत बढ़िया है, लोग इसको नोट करें, बहुत बढ़िया है, कल कोई सब्जी या कोई दाग लगा जाता है तो क्या होगा? मेरी खुशी को मुझसे ले जाएगा। इसीलिए ह्यूमिलिटी के लिए डिटैचमेंट होना बहुत आवश्यक है। ह्यूमिलिटी के लिए अपनी लाइफ में अपने पुराने अस्तित्व और रूट्स को समझना बहुत आवश्यक है। ह्यूमिलिटी के लिए अपनी नीड्स और ग्रीड्स के बीच में बॉर्डर को समझना बहुत आवश्यक है। ह्यूमिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बेस मिनिमलिस्ट अप्रोच को भी यूज़ करें कि सब कुछ है, बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो भी बहुत बढ़िया। मुझे इसके लिए अपनी लाइफ में बहुत सुंदर कहानी ध्यान आती है कि एक व्यक्ति था, ट्रैवलर था। वो ट्रैवलर बड़ा प्यार से घूमता फिरता एक महात्मा के घर में पहुंच गया और महात्मा के पास पहुंचा और पहुंचकर बोला कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? उसने कहा बैठ जाओ। उसने कहा एक बात बताइए, मैं तो यहाँ पर आया हूँ लेकिन आपके इस घर में तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर आए हो? तो उसने कहा भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो एक छोटा सा बैग लेकर आ रहा हूँ। तो महात्मा बोला मुस्कुराते हुए कि मैं भी तो मुसाफिर ही हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ और कल मैं कहीं और होऊंगा, ये तो मेरी जीवन की एक जर्नी है, तो मेरे को भी इतनी चीज़ों की क्या आवश्यकता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को ना यूज़ करें, लेकिन अपना अटैचमेंट जब भी हम रखेंगे या अत्यधिक हम उस चीज़ों के प्रति भौतिक साधनों के पीछे भागेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी खुशी, कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल वेलबींग को क्रश कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। जिसको हम लोग कहते हैं ये डोपामिन किक बार बार हमको मिलती जाएगी, जिसको हम बहुत कॉमनली जानते हैं। वो प्लेजर आएगा लेकिन वो सुपर सेंशुअस हैप्पीनेस नहीं आ पाएगा। और पता है आपको, इसको आज के टर्म्स में कहा भी जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल।
हेडोनिक ट्रेडमिल यानी लोग जो हैं केवल भौतिकता के पीछे भागते रहते हैं। एक ट्रेडमिल के पीछे क्या करेंगे, भाग रहे हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल हैप्पीनेस होती है जो केवल चीज़ों को लेकर हमें थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस मिलती है, और वो हैप्पीनेस हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। लेकिन यूडेमोनिक हैप्पीनेस यानी वो चीज़ जो देने में है, जो दूसरों के साथ शेयरिंग में है, जो हमारे अपनेपन में है, वो हमारे अंदर के प्लेजर को, हमारे सुपर सेंशियस जॉय को भी वो सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है। इसलिए हमें चेक करना है कि हम प्लेजर को चेज कर रहे हैं या हैप्पीनेस को चेज कर रहे हैं। ये हमारे माइंडसेट की बात है। वाह, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो सर, जैसा कि आपने संकल्पों की शक्ति के बारे में हमें बताया कि हम कैसे कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपने उसका न्यूरो साइंस बताया, आपने ये भी बताया कि कैसे जब हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो उसको मेंटेन कैसे रखना है। तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इसी मैनिफेस्टेशन के ऊपर? देखिए, सारा खेल जीवन में संकल्पों के ऊपर है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। आप किसी भी चीज़ को लाएंगे, ये केवल इसके ऊपर है। मैं आपको केवल एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। जब आपकी सोच आपके भविष्य को निर्धारित कर रही है, आपकी लाइफ में एक एक चीज़ को डिसाइड कर रही है, तो अपनी सोचने से भी पहले सोच कर देखो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एक दिन के लिए, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग भी नहीं, केवल एक दिन के लिए अपने विचारों को स्वयं के प्रति, अपने लिए, अपने स्वयं के प्रति पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल बनाओ। अपने लिए संकल्प में भी नेगेटिव मत सोचो। संकल्प में भी आपकी अपनी सोच आपके अपने लाइफ, अपने भविष्य को चेंज कर सकती है। इसलिए अपने आप को भी बार बार कोसते हैं ना कई बार लोग, बिल्कुल नहीं करना। अपने लिए अपने आप को भी कि क्यों मेरे से नहीं होता, मैं हूं ही ऐसा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सोच भी नहीं लाना। एक तरफ कह रहे हैं मुझे करना है, दूसरी तरफ कंप्लेंट कर रहे हैं मुझसे नहीं होता, और बार बार अपने आप को कहते रहते हैं एक दिन के लिए नहीं करना। तो अपने लिए भी पॉजिटिव सोचना है। दूसरा एक्सरसाइज, आपके रिलेशंस, आपके घर, आपके परिवार, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी दूसरों के प्रति भी पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प लेकर आइए। शुभ भावना, शुभ कामना लेकर आइए। लोग जैसे भी हों, परिस्थितियां जैसे भी हों, उनके मन में किसी भी प्रकार से कैसी भी चीज आ रही हो, लेकिन आपके मन में उनके प्रति नेगेटिव भाव और भावना नहीं आनी चाहिए। आप एक दिन के लिए अभ्यास करो, मुझे पॉजिटिव इनकी एटीट्यूड्स को देखना है, पॉजिटिविटी इनसे लेनी है और इनके प्रति शुभ भावना रखनी है। इनके जीवन में भी सुख, शांति और पॉजिटिविटी, चाहे वो कितना ही नेगेटिव हमारे लिए सोच रहे हो। देखिए, अगर एक व्यक्ति क्रोधी है, एक व्यक्ति नेगेटिव है, एक व्यक्ति आपको हार्म कर रहा है, एक व्यक्ति बार बार आपको तंग कर रहा है, तो अगर आप उसके क्रोध की वजह से आप भी क्रोधित होते हैं, तो कौन जीतेगा? वो व्यक्ति जीता या आप जीते? वो व्यक्ति जीत गया। दैट मीन्स ही इज कंट्रोलिंग यू। ध्यान रखिएगा, आज लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिमोट कंट्रोल, गाड़ी मेरी है लेकिन रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। संकल्प शक्ति कहती है कि गाड़ी आपकी है तो रिमोट कंट्रोल भी आप ही अपने पास रखो। यू ड्राइव योर कार द वे यू वांट। इसीलिए अपने संकल्पों को मैं रोज बोलता हूं, अपने संबंधों को अपने जीवन में देखो। केवल इन बातों को, एक दिन के लिए इन बातों को अभी चेक करो। मेरे मन के संकल्पों में दूसरों के प्रति क्रोध और स्वयं के प्रति क्रोध, मेरे संकल्पों में बार बार छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, मेरे संकल्पों में ईर्ष्या और घृणा का आना, मेरे संकल्पों में कंप्लेन का आना, क्रिटिसिज्म का आना, मेरे संकल्पों में बार बार एक्सपेक्टेशंस का आना। ये 7-8 बातें हमारी लाइफ, हमारे मन को डिस्ट्रॉय कर। और एक मैं भी ऐड करना चाहूंगी, फेथ का ना होना। फेथ का ना होना, बिल्कुल। अगर विश्वास नहीं होना, तो अगर ये चीज हमारे थॉट्स में और एक एक व्यक्ति के मन में होंगी, हर व्यक्ति इन 8-7 बातों से ही ग्रसित है। अगर ये है तो आप चाहें जितनी भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करो, जितना भी आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाओ, भोजन खाओ, नदियों में स्नान करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर संकल्पों में ये नेगेटिविटी है तो ना कभी आप खुद खुश रह सकते हैं, ना कभी किसी को खुशी दे सकते हैं, ना आप सफलता को प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो जीवन में वो सुपर सेंशुअस जॉय, जो आनंद है, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और संकल्पों की यथार्थ शक्ति कहती है मन को साफ और क्लीन रखो, मन को क्लीन रखो। देखो ना, कितनी सिंपल सी बात है। अगर हमें पानी के अंदर अपनी परछाई देखनी हो तो पानी में एक तो उसका साफ होना आवश्यक है और उसके साथ उसका स्थिर होना आवश्यक है।
स्टेबल होना आवश्यक है। जीवन भी इसी प्रकार का है। अगर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ और जीवन को सुंदर बनाना, उसके प्रतिबिंब को देखना है, उसकी परछाई को देखनी है, तो संकल्पों का, मन के संकल्पों का साफ होना आवश्यक है और मन का स्थिर होना आवश्यक है। और उसी के लिए योग का गायन है, मेडिटेशन का गायन है। तो संकल्पों को पावरफुल बनाओ। सक्सेस आपकी वेट कर रही है। मैं तो हमेशा कहता हूं, एक कदम, एक संकल्प दूरी पर आपकी सक्सेस है। इट्स राइट देयर ऑन इट्स वे। आप अपनी सफलता से केवल एक संकल्प दूरी पर हो। मैनिफेस्ट इट एंड यू विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। वाह, थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे आप अपनी सोल स्क्रिप्ट को रीराइट कर सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं, और उसकी चाबी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और कर्म, आपका अच्छा कर्म। तो खुद को कभी भी बुरा फील मत करवाइए। जैसा कि सर ने कहा, खुद को, आपका जो इनर डायलॉग है खुद के साथ, वो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा हो, और तभी आप जो भी चाहें अपनी लाइफ में वो सही टाइम पर अचीव कर लेंगे। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट किया है और आपकी क्या वाइब्रेशन थी जब आपने उसे मैनिफेस्ट किया, जब आप उस प्रोसेस में थे मैनिफेस्ट करने के। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।